अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, हम बोल के आ रहा है दैट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन इज 35.5। व्हाट इज द मास ऑफ द 2 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट ना। एन इज इक्वल्स टू एम, और एम आर हमारे पास फॉर्मूला होता है, वी हैव टू कैलकुलेट द मास। तो मास के लिए ड्राइव कर लेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एन हमारे पास क्या है, 2 है। एम आर, अच्छा अब यहाँ पे उसने क्लोरीन की बात करी है। स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे खाली 35.5 जो को ले लेते हैं। ये छोटी सी मिस्टेक की मेजोरिटी स्टूडेंट्स करते हैं। मैं मोल्स के एमसीक्यूज में ना हमेशा ये वाले क्वेश्चन लाजमी को देता हूँ अपने स्कूल कॉलेज में ना, क्योंकि इसमें बच्चे गलती करते हैं। भाई उसने क्लोरीन की बात करी है, इसने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं दिया कि क्लोरीन हिज स्टेट में, तो क्लोरीन अपनी नेचुरल स्टेट में काउंट होगी, और नेचुरल स्टेट में क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में होती है। तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 142। डी मेरा आंसर, ठीक है। ये आपने देख लेना है कि डाई एटॉमिक कौन होता है, मोनो एटॉमिक वो कौन होता है ना। देखो जितने भी ग्रुप 7 वाले ना, दे ऑल आर डाई एटॉमिक ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके अलावा O2N2, ये वो हैं जो डाई एटॉमिक होते हैं कर, ठीक है। अच्छा अब देखो वो बोल रहा है कि भाई द नेम्स ऑफ द फॉर्मूला, द नेम्स एंड द फॉर्मूला ऑफ द नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर शोन। Ammonium hydrazine and hydroxylamine ना। Which compound has the highest molecular mass, and which compound is the percentage by mass of hydrogen greatest, यानी कि किसमें जो है ना ये greatest है। इसमें कोई जो है ना वो डाउट है, ये थोड़ा वो दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है क्वेश्चन। मैंने किसी और को क्वेश्चन के साथ जो है ना वो मिक्स कर दिया है। अच्छा वो बोल रहा है कि a chicken egg has a mass of 60 gram. The eggshell is the 10% of the total mass. The eggshell is made up of calcium carbonate. What is the mass of a calcium in an eggshell? वो बोल रहा है कि भाई एक एग शेल है मेरे पास ना। ये मेरे पास ना एग शेल है, ये एग शेल है मेरे पास ना। इस चिकन एग है, उसका वो मास है 60 ग्राम। द एग शेल इज 10% of the total mass. Egg shell is made up of calcium carbonate. What is the mass of calcium in the egg shell? अब भाई सबसे पहले तो हमें एग शेल का, देखो सबसे पहले तो हमें एग शेल का मास को निकालना है। अब जो एग शेल है वो कैल्शियम वो कार्बोनेट से मिलकर बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितना है, ठीक है। यानी कि उस एक एग शेल में कैल्शियम कितना है, ये हमें जो है ना उससे वो करना है। अब यहाँ पर हमारे पास 10% जो है वो इसका वो है ना, एग शेल है टोटल एग का। तो 60 × 0.1 ना, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 6 ग्राम, ये आ गया एग शेल का मास। अब एग शेल में ये किससे मिलके बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो बेसिकली ये कैल्शियम कार्बोनेट का मास जो है ना वो मेरे पास है। ये मास किसका है मेरे पास, ये कैल्शियम कार्बोनेट का मास जो है ना मेरे पास है। अब यहाँ पर आपने वो बताना है कि कैल्शियम में में कैल्शियम कार्बोनेट कितना, यानी कि इसमें जो कैल्शियम है वो कितना है, इसमें कैल्शियम जो वो कितना है। देखो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का जो एमआर है वो है 100, ठीक है। कैसे, इसका 40 है, कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 3, तो ये 100 हमारे पास जो है ना एमआर इसका वो बन रहा है, ठीक है। अब मैं सीधा रेशो मेथड अप्लाई कर दूंगा। जब टोटल एक्सेल का मास जो है ना वो 6 ग्राम है ना, तो इसमें कैल्शियम को कार्बोनेट का एमआर कितना है, 100। तो बताओ कि इसमें कैल्शियम कितना होगा, जबकि कैल्शियम का एमआर है 40। मेरे पास जब कैल्शियम कार्बोनेट का मास इतना है, सही है, उसका एमआर इतना है, तो उसका वो मास इतना है। तो बताओ कि कैल्शियम का मास इस कैल्शियम कार्बोनेट यानी इसमें कितना होगा, जबकि इसका मास ये इतना मेरे पास है। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इट विल बी 6 × 40 डिवाइडेड बाय 100, so that would be
12.4, 2.4 ग्राम। तो सी इज माई आंसर। फिर उसके बाद बोला व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन दी नाइट्रो अमोनियम नाइट्रेट। भी 1 मार्क का आता है यहाँ पर आपको, 3 मार्क का आता है एग्जाम में। अब आपको जो है ना 1 मार्क के लिए करना पड़ेगा। नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, एक नाइट्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर है। सो वी हैव टोटल टू को नाइट्रोजन है ना। सो 2 into n divided by whole NH4NO3, the mass of whole NH4NO3, and multiply by 100. So it will be 2 into 14 divided by 14 plus 4, 4 हाइड्रोजन, फिर 14 प्लस 16 into 3 और मल्टीप्लाई बाय 100। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, इसके वजह से पूरे मार्क्स जो है ना वो कट हो जाने हैं। 2 से वो मल्टीप्लाई जो है ना वो लाजमी करना है, क्योंकि दो वो नाइट्रोजन। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 35.5। 35, सॉरी, इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर से। फिर उसके बाद बोला है अ कंपाउंड कंटेन्स 40%, a compound contains 40% carbon, 6.7% hydrogen, and 53.3% oxygen by mass. A relative molecular mass of a compound is between this. What is the molecular formula of this for compound? अब भाई इसमें तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पहले आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, फिर जो इसका हेमार दिया है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हेमार क्या है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला को कैसे आएगा ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अ, ये कार्बन कितना है 40, हाइड्रोजन कितना है 6.7, और ऑक्सीजन कितना है 53.3। इनको इनके ए आर से जो डिवाइड कर दो, यानी एटॉमिक मास है ना। तो ये हो गया 3.33, ये हो गया 6.7, और ये हो गया 33। 3.33, ये 1, ये 2, ये 1। अब ये आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब उसने इन बिटवीन बोला है ना, तो आप 60 जो है ना वो ले लो। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका ये एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए, सीधा सा जो है ना हमारे पास इक्वेशन होती है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, n के मोल्स। अब ये मोल्स आते कैसे हैं, आप जो है ना ये n आएगा कैसे, आप मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर दोगे। मॉलिक्यूलर मास कितना है 60, एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना है 1, तो कार्बन 12 प्लस 2 प्लस 16 यानी कि वो 30। तो ये आ गया 2, ये 2 आ गया। अब आपने जो एम्पेरिकल फार्मूला निकाला है C2 को, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा C2H4O2। तो ये मेरा आंसर है सी। अच्छा, देन फिर उसके बाद बोल रहा है कि विच फर्टिलाइजर कंटेन्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास। इसमें से किस में हाईएस्ट परसेंटेज है नाइट्रोजन की मास में। भाई ऊपर 30 ऐसे आया कि जो एम्पेरिकल फार्मूला था ना वो मैंने वो कर लिया ना। एम्पेरिकल फार्मूला मास मैंने ये कैलकुलेट किया ना। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 2, यानी कि 2 हाइड्रोजन इसका 60। इनको तीनों को काउंट कर लो आप, तो ये 30 हो जाएगा। एम्पेरिकल फार्मूला मास ऐसे है। वो बोल रहा है कि 6 में बोल रहा है कि विच फर्टिलाइजर कंटेन्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास। ठीक है। आप इसमें से हाईएस्ट परसेंटेज किसकी है वो नाइट्रोजन में। अब ये काफ़ी आसान क्वेश्चन जो हमने ऊपर अभी नाइट्रोजन के लिए किया है, वही आपको इसमें तो सबके लिए करना है। ऊपर हमने सिर्फ NH4NO3 के लिए किया है, यहाँ पर आपने वो सबके लिए करना है बस। ठीक है। तो ये कर लिया दोबारा, दैट सी बात है, अब टाइम तो वेस्ट को करना नहीं है। ठीक है। अब देखो वो बोल रहा है कि द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज 166। व्हाट इज द पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड। अब भाई एक ही मेथड है, जितने भी मॉलिक्यूलर जो भी कंपाउंड दिए गए इनके एम आर वो कैलकुलेट कर लो, जिसका एम आर 166 होगा वो मेरा आंसर होगा। यानी कि सबके एम आर आपने ये कैलकुलेट करने। अब मैं एक दो के कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है। टी से करते हैं ना।
ये है C8 ना। तो 8, 12 × 8, कार्बन का 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 5, प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4। तो ये आ रहा है, यही आ गया 166। और जैसे इसका कर लेते हैं, कार्बन 12 × 6 +8 +16 × 2। तो ये हमारे पास आ रहा है 12 × 6 +8 +16 × 2। ये आ रहा है 112, यानी कि ये आंसर डी है। इस तरीके से करना है आपने। बाकी जो शुरू के दो हैं, इनका भी एम आर जो को कैलकुलेट को कर लेना है, जो कि आंसर वो नहीं होगा ना, क्योंकि आप तो यहाँ से ए से चलते हुए हो जाओगे ना। तो डी में आप इस तरह आपने करना है, हर एक एम आर कैलकुलेट करना है जिसका 166 आ रहा हो वो आंसर। यहाँ पे डी है, वरना पता नहीं नॉर्मल्स में क्या है। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई the compounds shown can be used as a nitrogen fertilizer which compound has a lowest percentage of mass by nitrogen। अब देखो ये कितने सारे आ रहे हैं, और इसमें भी वही करना है ना, आपने पर नाइट्रोजन का एम आर निकालना है, जैसे हमने अभी NH4NO3 के लिए किया था, सेम उसी तरीके से करना है। अच्छा देखो वो बोले कि व्हाट इज द रिलेटिव फॉर्मूला मास एम आर ऑफ द कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। अब आपने बस ये एम आर कैलकुलेट करना है, बट ये काफी दफा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, काफी ज्यादा आते हैं। गलती बता दूं कहाँ पर होती है, गलती होती है ये डॉट के बाद से ना। कॉपर सल्फेट आप निकालोगे, डॉट के बाद से गलती होती है। तो इसको करने का मेथड क्या है, कॉपर का हम देख लेंगे कि भाई कि कॉपर का एम आर कितना है ना, ए आर कितना है। इसके लिए कोई नहीं, ओपन कर लेते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। 1 मिनट, कोई पेपर ओपन कर लो मैं, हाँ यार। अब इसमें दिखा देते हैं भाई कॉपर का मास कहाँ है, ये सब कहाँ है ना। कॉपर ये रहा, ठीक है। 63.5 कॉपर का कितना है, 63.5 ना। 63.5। सल्फर का 32 होता है, आपको ये क्या दोगे फ्लिपशिप में वो जानिए रहा। ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन 4। प्लस अब ये जो डॉट है ना, इस डॉट का मतलब एडिशन होता है। दैट डॉट मीन्स एडिशन ना। फिर उसके बाद +5। अब ये 5 पूरी H2O के साथ है, ये किसी हाइड्रोजन के साथ नहीं है, पूरी H2O के साथ है। H2O का 18 होता है। तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 250। वो डी मेरा आंसर। फिर वो बोले व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ओनली। अब यहाँ पे से परसेंटेज नहीं दी पर मास दी थी है ना, तो अब उसको इसी तरीके से करोगे। 12 / 12, इसको इसकी कार्बन को इसकी हेयर से कर दिया, हाइड्रोजन का 2 है, ए आर है 1, ऑक्सीजन का मास 16 है, उसको 16 से कर दिया। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 1। अब इनको किसी से डिवाइड करने की नीड है नहीं, क्यों, क्योंकि ये 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आ गया C1 CH2O, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, CH2O। तो ये मेरा आ गया C। फिर वो बोले, अब वही फर्टिलाइजर वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया। अब वो बोल रहे हैं कि भाई अ वॉल्यूम ऑफ इथेन C2H6 एट RTP has a mass of 20 gram. What is the mass of an equal volume of propene in at RTP? अच्छा तो यहाँ पर एक चीज मैंने वो पढ़ी नहीं थी तो मैं कंफ्यूज हो गया था। व्हाट इज द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ प्रोपीन। दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो गैसेस है ना, गैसेस का तो होता ही क्या है, वो ये वॉल्यूम है, तो दोनों का जो वॉल्यूम है इट इज इक्वल। वॉल्यूम इक्वल है तो ऑब्वियसली दोनों के मोल्स भी इक्वल ही होंगे ना।
अगर दोनों का वॉल्यूम इक्वल है तो दोनों के मोल्स भी इक्वल होंगे। तो आप करोगे क्या, पहले इथेन के मोल्स जो है वो निकाल लोगे कैसे। एन इज इक्वल टू एम और एम आर। एम 20 है, इथेन का एम आर है 30। तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज 0.66 हाँ। फिर यही मोल्स जो है ना ये प्रोपीन के भी होंगे, क्योंकि ये दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। तो इन मोल्स को मैं अगर प्रोपीन के एम आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रोपीन का जो मास आ जाएगा, मास का ये फॉर्मूला है ना, मोल्स इंटू एम आर, यानी 42 से। तो इसका मास आ जाएगा दैट इज 28 ग्राम। ओके। इक्वल वॉल्यूम का मतलब भी यही है कि वॉल्यूम इक्वल है तो बाकी चीजें भी इक्वल होंगी। Analysis of a sample of an oxide of nitrogen gave the following data. Percentage by mass of a nitrogen is 47 and percentage by mass of oxygen is 53. What is the empirical formula of this oxide? इसमें तो करने की भी नीड जो है वो नहीं है, इक्वल आ रहे हैं ना। ठीक है। और दोनों के एमआर में भी कोई खास डिफरेंस होता नहीं है, तो एन एनओ ही आंसर आएगा। तब भी करके दिखा देता हूँ। वैसे इसमें तो नीड नहीं है ना। भाई इसका 47 है नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का कितना है हमारे पास, 53। तो डिवाइडेड बाय 14 डिवाइड बाय 16। तो इसका आएगा 1। इसका आ रहा है 3.3, इसका भी 3.3, इसका भी 3.3। तो क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एन ओ हो गया। देखो वैसे भी दोनों की परसेंटेज ऑलमोस्ट बराबर है ना, 47 और 53। और दोनों के एमआर में भी एआर में भी फर्क है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 है। तो इस वजह से ये एन होगा। ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि द डायग्राम शोज द structures of the atoms of an element L and M. The elements combine to form a compound. What is the mass of 1 mole of this compound? अब इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई किसके लिए कितने चाहिए होंगे। देखो ये ग्रुप 6 का है, एम। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये ग्रुप 6 का है, लेट से वो ऑक्सीजन है। ठीक है। और ये ग्रुप 1 का है, लेट से ये, अच्छा, ये एक सेकंड, हाँ, और ये ऑक्सीजन ही है क्योंकि इसके दो जो है ना वो शेल्स है ना, एक शेलियर एक शेलियर है, तो ये ऑक्सीजन ही है। ग्रुप 6 का आ रहा है। और ये मेरे पास है लिथियम। क्यों? क्योंकि लिथियम क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो शेल्स है ना, और इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सेकंड पीरियड और ग्रुप 1, तो वो लिथियम होगा। ये रहा लिथियम, ये रहा ना। इसका इलेक्ट्रॉन नंबर वो 3 है, तो ये लिथियम है। अब वो बोल रहा है कि भाई इसका मास क्या होगा, यानी मास ऑफ 1 मोल यानी है मार क्या होगा। तो भाई ये ग्रुप 6 का है तो ये -2 बनाएगा। ये लिथियम ग्रुप 1 का है तो ये लिथियम बनाएगा +1। तो एक ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करने के लिए दो लिथियम चाहिए होंगे बस हमें। तो फॉर्मूला बनेगा Li2O। सही। तो अब यहाँ पे देख लो, लिथियम का एमआर होता है वो 7, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वैसे मुझे तो वो याद है, लेकिन नॉर्मली आपको जाहिर सी बात है याद नहीं होगा, तो आपको देखना पड़ेगा 6.9 यानी कि 7 ना। ठीक है। तो 7 × 2 + 16। तो ये आपके पास आ गया 30, यानी कि 14 × 60 हो गया ना, 16, 30 ग्राम। तो टी आंसर। वो बोले एन एलिमेंट ई forms a hydride EH4 which contains 90% by mass of E. If the relative atomic mass of hydrogen is 1, what is the relative atomic mass of E? अब देखो यहाँ पर उसने थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन दिया ना, अभी आप मल्टीपल मेथड से कर सकते हो। हाँ भाई। अब मुझे ये बात को बताओ कि भाई इसका ऑक्स ई
H4 है, ये वो 94% है, ठीक है। इसमें वो जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला उसी मेथड से करेंगे ना। EH4 है जो कि 90% है, और एक हाइड्रोजन का मास है 1। अब ये 90% है ना, तो उसका टोटल मास कितना होगा भाई? 90% है हाइड्रोजन 1, यानी कि 4 ग्राम इसका, 10 होगा। 4 इसका कितना होगा? 10% होगा। 4 इसका कितना है? 10% है ना। तो बताओ 90% जो है वो कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ये। हम्म, इसका आंसर है ये। तो इसका आंसर आ रहा है 36। अब ये कैसे है फिर से समझा रहा हूँ, अगर आप इसके सॉल्यूशंस वगैरह को देख लोगे ना, याद है जब मैंने पहली बार ये कराया था, तो जो जिस तरीके से बच्चों ने मुझे, कुछ बच्चों ने वो करके दिया था, क्या सही था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वर्किंग करी हुई थी ना, मैंने कहा ये क्या किया हुआ है, दिमाग खराब है तुम लोगों का। फिर से समझा रहा हूँ भाई। EH4 मेरे पास एक कंपाउंड है, उसमें 90% ई है, ठीक है। ई मेरे पास कितना है? 90% है ई का। AR बताना है, एटॉमिक मास हमने बताना है। ई कितना है? ई 90 ये परसेंट है, ठीक है। अब वो बोल रहा है इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। अब जाहिर सी बात है, सिर्फ हाइड्रोजन और ई है। अगर ई 90% है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 10%। हाइड्रोजन इसमें है कितना? 4 हाइड्रोजन है, एक का मास है 1, तो 4 का होगा 4। तो जो 4 है ये 10% होगा। अब ई का मुझे निकाल लेना है यार, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दूंगा, यानी कि 4 × 90 ÷ 10, तो 36 आंसर आ रहा है। सही। जब भी कोई ऐसा पी पर क्वेश्चन है ना, तो रेशो मेथड ही पी पर लगाना। इसके अगर आप इस स्टेप से हो जाओगे ना, तो 7 से 8 स्टेप में सॉल्व होगा ये। अच्छा देखो, अब वो बोल रहा है कि वन वॉल्यूम ऑफ अ गैसियस एलिमेंट X2 combines with an equal volume of hydrogen to form two volumes of gaseous hydride. What is the formula of the hydride of X? वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास एक वन वॉल्यूम ऑफ गैसियस X2 है। वन वॉल्यूम ऑफ गैसियस X2, ठीक है, combines with an one volume of gaseous element X2 combines with an equal volume of gaseous hydrogen to form two volumes of gaseous hydride। तो 2 वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस हाइड्राइड बन रहा है, यानी कि 2HX वो बन रहा है। वो बोला व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड एक्स। तो वॉल्यूम आ रहे हैं ना हाइड्रोजन हाइड्राइड एक्स के, तो दैट मीन्स के जो हाइड्राइड है वो 2 होगा, H2 होगा। तो ये 2HX जो वो बनेगा ना, यानी HX आएगा ना वो फॉर्मूला। उसने कहा है इक्वल वॉल्यूम आ रहा है। देखो इसको इस तरीके से वो समझो, इसको इस तरीके से समझो कि भाई उसने कहा है, एक सेकंड एक सेकंड। भाई देखो वो बोल रहा है कि हमारे पास ये वो 10% है। हमारे पास जो वन वॉल्यूम ऑफ अ गैसियस एलिमेंट एक्स, वन वॉल्यूम ऑफ अ गैसियस एलिमेंट एक्स, X2, उसने कहा हुआ है ना, कंबाइंस विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसियस हाइड्रोजन, यानी कि H2 के साथ है, दोनों ही इक्वल है। वो बोल रहा है टू कंबाइंस टू फॉर्म 2 वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस हाइड्राइड। 2 वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस हाइड्राइड, H और X है ना, X2 और H2, जाहिर सी बात है HX बनेगा 2HX। तो ये हो गया HX। सही। अच्छा, फिर उसके बाद वो हमें बोल रहा है द MR ऑफ ऑक्सीजन, द MR ऑफ ऑक्सीजन O2 is 32 and the MR of sulfur is 256. What is the formula of what is the molecule? What is the formula of the molecule of sulfur?
भी बहुत ही आसान है। सल्फर के एक सल्फर का 32 होता है ना, अभी आपको पता कैसे चलेगा? सल्फर का देख लो, एक सल्फर का कितना है? 32 है। एक सल्फर का 32 है। ठीक है। तो जब एक सल्फर का 32 है, तो सल्फर का वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला कैसा आएगा? जो ओवरऑल सल्फर है उसको 32 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 256 डिवाइड बाय 32, तो आंसर आ गया 8। तो S8 इसका फॉर्मूला होगा ना, सही। अच्छा, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि विच कंटेन्स द ग्रेटेस्ट मास ऑफ नाइट्रोजन, 0.5 मास ऑफ NH2, NH4 टू SO4। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या है, उसने ना मोल्स हमें दिए हुए हैं ना, मोल्स दिए हुए हैं, तो MR आएगा कैसे ना? देखो यहाँ पे 0.5 जो वो मोल्स हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन है कितने? 2 है ना। तो 0.5 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 14। तो इसका ये पता चल जाएगा कि इसमें नाइट्रोजन का मास कितना है। ये 1 मोल है और नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है। तो 1 इंटू 4, अच्छा 2 मोल है वो नाइट्रोजन के ना, तो 2 इंटू 14। यहाँ पे नाइट्रोजन के 1.5 मोल है, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे नाइट्रोजन 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 = 14। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ CONH2 है ना, तो 2 मोल्स एंड नाइट्रोजन कितने बाहर? 2 आ रहा है, 2 है, मल्टीप्लाई बाय 14। अब आप देख लो इन सबका आंसर क्या है, इसी हिसाब से सबसे ज्यादा जो होगा वही सबसे ज्यादा मास होगा। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 14। अरे, अरे भाई, एक सेकंड, ये 14 ही आ रहा है, ठीक है, ये तो 14 ही होगा। ये 28 हो जाएगा, ये ऐसे लिख लेते हैं। 4.1.5 इंटू 3 इंटू 14, ये हो गया 63, और ये हो गया 4 इंटू 14, ये हो गया 56। तो सबसे ज्यादा मास किसका आ रहा है? इसका आ रहा है, सी का। अच्छा देखो, फिर यहाँ पर हमारे पास है, वो बोल रहा है कि अच्छा, थोड़ा वो टाइम ना हम एक्स्ट्रा भी जो को लेंगे, क्योंकि देर से हमने क्लास स्टार्ट करी थी ना। अच्छा देखो, वो बोल रहा है कि व्हाट हैज द सेम मास एज 0.25 मोल ऑफ कॉपर एटम्स। सेम मास, भाई ये कॉपर एटम का मास कितना होगा? 0.25 मोल्स हैं, इसको MR से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉपर 63.5 होता है, तब भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 63.5 कॉपर है, तो ये आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 65, दैट इज 0.25 मल्टीप्लाई बाय 65, दैट इज 16.25। ठीक है। अब इनमें से किसका मास 16.25 आ रहा है, वो हमें ये कैलकुलेट करना है। 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 0.5 है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी 32 ऑक्सीजन O2 होता है। तो ये तो किसी सूरत ये 16.25 नहीं, एग्जैक्टली 16 आ रहा है। ठीक है। और 1 मोल ऑफ सल्फर, तो ये 32 आएगा, सल्फर का वो 32 होता है। फिर 1.5 मोल ऑफ H2O, तो 1.5 H2O का 18 होता है। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 18, दैट इज 27। फिर 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, 2 मोल। अब यहाँ पे देख लो उसने बोला क्या है ना, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम उसने हमें बोला है। 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो एटम का मास 16 होता है, मॉलिक्यूल का 32 होता है, जो हमने यहाँ पर ऊपर लिखा है ना। तो ये कंफ्यूजन होगी, इन्हीं चीजों में मार्क्स कट होते हैं। यहाँ पर उसने क्या बोला है? ऑक्स 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे उसने बोला है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। एटम का मास 16 होता है, मॉलिक्यूल का 32 होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल O2 के फॉर्म में होता है, एटम खाली O की फॉर्म में होता है। ठीक है, जाएगा 32। तो नियरेस्ट क्या है? 16। ये भी 16, ये भी 16। तो मेरा आंसर क्या है? ए। अच्छा देखो, वो बोल रहा है कि अंडर
Under certain condition, 1 mole of ethane reacts with 2 mole of chlorine in a substitution reaction. What is the formula of the organic product in this reaction? अब ये तो ऑर्गेनिक का दे दिया इन्होंने ना। 1 मोल ऑफ इथेन है ना, C2H6, इसमें मैं 2 मोल्स ऑफ Cl2 ऐड करूंगा। वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एल्केन का होता है, बन जाएगा C2H4Cl2 प्लस 2HCl। तो भी आंसर है ये, इसका नहीं था, ये ऑर्गेनिक। अच्छा, वो बोला है कि व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन कंटेन, व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन कंटेन इन 72 ऑफ प्योर वाटर। अब आप वाटर के मोल्स को निकाल लो, एक वाटर के मोल्स में एक ही जो ऑक्सीजन है, तो वही सेम इसके भी वो मोल्स होंगे। आप उसको एम आर से मल्टीप्लाई कर दो भाई। H2O मेरे पास है ना, H2O में एक ही ऑक्सीजन होता है ना, तो जो H2O के मोल्स होंगे सेम वही ऑक्सीजन के भी होंगे। सही। तो मोल्स निकाल लो, 72.72 डिवाइडेड बाई 18। तो इसके जो मोल्स हमारे पास आएंगे, दैट इज 72 डिवाइड बाय 18, दैट इज 4। ये मोल्स ऑक्सीजन के भी होंगे, इसको ऑक्सीजन के एम आर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारे पास यानी था, अच्छा ऑक्सीजन यानी एक है, O है, तो उसको आप 32 से यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते। ऑक्सीजन की बात करिए, ऑक्सीजन एक है यहाँ पे, O2 नहीं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वॉलिक्यूल की बात नहीं करी। ऑक्सीजन H2O में जो ऑक्सीजन उसकी बात करी, एक ही है, तो मल्टीप्लाई बाय 16। तो 4 × 16 दैट इज 64, हाँ 64 का। तो सी मेरा आंसर। सही है। अच्छा, फिर देन इसके बाद वो बोल रहा है कि भाई विच गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 9 ग्राम ऑफ वाटर। अब आप इसके पहले मॉलिक्यूल्स जो है वो निकाल लो। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे वाटर के? भाई फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला देख लो ना। फॉर्मूला ये होता है ना, मोल्स बराबर होता है M/mR और N/L, यानी कि एवोगाड्रो नंबर। अब आप इन दोनों को आपस में कंपेयर कर दो, मास दिया हुआ है तो आपको कैपिटल N निकालना है बस। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा N = M × L/mR। अब यहाँ पे वो मास कितना है, मास है 9 मल्टीप्लाई बाय L यानी 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय MR, वाटर का MR यानी कि H2O यानी कि 18। तो हमारे पास के नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। कैलकुलेटर में ये वैल्यू पहले से 6.02 इंटू 10⁻23 जो है ना, फीड करके रख लो। मास है 9 और MR 18। तो इसके नंबर ऑफ एटम्स यानी मॉलिक्यूल्स आ गए 3.01 इंटू 10⁻23। अब आप यही जो है ना सब में पुट करते रहोगे। हाइड्रोजन का मास कितना है, हाइड्रोजन के लिए भी यही करोगे ना। बस आप क्या करोगे, हाइड्रोजन में यहाँ पे वो मास रखोगे, मास कितना है हाइड्रोजन का, 2, MR 18। यानी कि जहाँ पे वो 9 आ रहा है यहाँ पे 2 रखोगे, मास 2 है। और यहाँ पर हाइड्रोजन का MR है, हाइड्रोजन का MR होता है 2 ना। क्यों 2 क्यों है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन जो है हमारे पास H2 की फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे MR के बदले 2 आएगा, और यहाँ पे इसका जो मास दिया है वो भी 2 दिया हुआ है। तो इसका तो वही सेम ही आ जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। भाई देखो यहाँ पे, एक सेकंड, एक सेकंड, इसको एक नए पेज पे साफ सुथरा करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। अरे यार,
पिक जो सेव करी थी वो क्यों नहीं आ रही है? ये रहा मेरे पास। यही है ना? हाँ। अब देखो यहाँ पे एक मेरी बात सुनो ना। वो बोल रहा है कि विच गैस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 9 ग्राम ऑफ वाटर। अब बोल रहा है कि किस किस गैस में उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जितने 9 ग्राम ऑफ वाटर में। तो 9 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल है वो हमें कैसे चलेगा पता? तो देखो मोल्स का फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू एम और एम आर। ये होता है इन टर्म्स ऑफ मास, और इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स होता है एन ओवर एल। ये इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल है ना, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगाड्रो नंबर। अब से तुम एटम डाल दो, जो भी ऐड करना है कर दो ना। अब यहाँ पर दोनों फॉर्मूलाज मोल्स के इक्वल हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मुझे वो मास दिया है, तो मैं इस एन को निकालने के लिए इन दोनों फॉर्मूलाज को इक्वल जो वो रख दूंगा, क्योंकि दोनों मोल्स के इक्वल हैं तो एक दूसरे के भी इक्वल होंगे। मुझे ये कैपिटल एन निकालना है। तो एन इज इक्वल्स टू एम इंटू एल ओवर एम आर। तो एम कितना है? एम है 9 मल्टीप्लाई बाय एल, यानी कि 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय एम आर। एम आर है वाटर का 18। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये कितनी गैसेस इसमें ऐसी हैं जिनका सेम जो है ना वो पी मॉलिक्यूल्स आएंगे? तो आप करोगे क्या? ये तो मैंने ये वाटर के लिए किया है ना। H2 के लिए आप क्या करोगे? NH2। सेम यही फॉर्मूला होगा ना, एज इट इज। फर्क क्या आएगा? वही एम ओवर एम आर है ना ये, इंटू एल। तो यहाँ पर इसका वो मास कितना दिया हुआ है? इसका ये मास मेरे पास कितना है? हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का एम आर भी 2 होता है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। तो इसका तो वही सेम आ जाएगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसके मॉलिक्यूल्स तो सेम नहीं है, ठीक है। नहीं, इसके तो सेम तो नहीं है। फिर आ जाओ। NH2 क्यों लिखा है मैंने? NH2 नहीं है, ये NH2 यानी कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H2 है। फिर आ जाओ बी पे, 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन पे ना। ये तो वही आ जाएगा सेम, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 14 है, ठीक है। नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2 यानी कि 2 इंटू 14। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इन दोनों के मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम आ गए, तो ये आंसर नाइट्रोजन का। अच्छा, आप सी के लिए कैसे करोगे? सी के लिए ऐसे करोगे। अरे, ऑक्सीजन का मास कितना दिया? 32। एम आर कितना होता है? 32 O2 के फॉर्म में होता है, तो यही आंसर रहेगा। 32 32 कैंसिल हो जाएगा, तो सी भी नहीं होगा। समझ आई बात? अब क्लियर है?